पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच पक्की खबर लेकर हम बैठे हुए हैं। राज्यसभा बिहार में 2 सीटों पर चर्चा चल रही है कि इन 2 सीटों पर किसका नाम फाइनल होगा। देखिए, एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार लोकसभा का चुनाव वो काराकाट से लड़ चुके हैं। चूंकि काराकाट में उनकी जीत नहीं हुई, इस वजह से उनको नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तोहफा दिया जा रहा है। राज्यसभा की एक सीट उनको सुनिश्चित कर दी गई है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की एक सीट पर जा रहे हैं। राज्यसभा की उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट पर काफ़ी विवाद कुछ दिन पहले उठा था कि भाई उनके सीट पर कौन जाएगा, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने सहमति दे दी है, क्या नीतीश कुमार की इस पर सहमति बन गई है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि एक सीट उनके पास रहना चाहिए। और इस वजह से कई नामों की चर्चा उसमें चल रही थी, जिसमें मनीष वर्मा, जो हाल ही में जदयू ज्वाइन किए थे, उनके नामों की चर्चा खूब हो रही थी कि मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होता है जदयू के अंदर में, तो ये फैसला अभी तक पेंडिंग में है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। लेकिन अब बचती है दूसरी सीट पर। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में 1 दर्जन से ज़्यादा लिस्ट नाम आया था कि इनको राज्यसभा भेजे जाना है। तो क्या अब ये माना जा रहा था कि बीजेपी दूसरी सीट पर तैयारी कर रही है, कि फिर उपेंद्र कुशवाहा के ही सीट पर इस बारे में चर्चा कर रही है। अब जैसे ही ये खबर उठता है, उपेंद्र कुशवाहा के तमाम जो चाहने वाले हैं, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये क्या करना चाहती है। चूंकि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी रहे थे और अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो दिलीप जायसवाल की तरफ से क्या सहमति है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का जो नेतृत्व है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये अब उपेंद्र कुशवाहा के ही पाले में जाएगा, तो ये सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी सीट भी लेना चाहती है। अब मामला इसी में थोड़ा फंसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी सीट लेना चाहती है, उसमें किसे सेट करना चाहती है। क्या उनके जो सांसद हार गए हैं इस बार, जैसे रामकृपाल यादव हो गए या फिर RK सिंह हो गए, या फिर अन्य भी जो सांसद हैं जैसे रमा देवी हैं, उनका तो टिकट ही इस बार काट दिया गया था। एक संभावनाएं बन रही थी, जो पशुपति पारस हैं उनकी संभावनाएं बन रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी संभावनाओं को खुद ही खत्म कर दिया, ये बात बोलते हुए कि इस बार हम चुनाव अलग लड़ेंगे। ये सारी संभावनाएं लगभग उनकी समाप्त हो गई। एक संभावना राज्यपाल की भी उठ रही थी, पशुपति पारस की, लेकिन वो भी संभावनाएं बदल गई। देखिए, नरेंद्र मोदी हर किसी पर अपनी निगाहें दौड़ा के रखते हैं। नरेंद्र मोदी देखते हैं कि कौन हमारे लिए लॉयल है और कौन हमारे लिए लॉयल नहीं है। तो जो लॉयलिटी की बात थी, वो पशुपति पारस ने पहले ही गंवा दिया, तो ये मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के नाम फाइनल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जदयू इस बात को लेकर के सोच रहा था कि भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना बड़ा खेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मांझी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिराग पासवान की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो जदयू के साथ कौन है? जदयू के साथ कौन से गठबंधन में उनके बैरो खिलाड़ी के रूप में रहेंगे? जदयू तो इस वक्त अलायंस में भले ही NDA गठबंधन में हो, लेकिन इस बार जदयू के इशारे पर मतलब चलने वाली कोई पार्टियां नहीं है। यानी कि जदयू अगर किसी से मित्रवत, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार के सभी सदस्य हैं, सभी रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन बातचीत, मान लीजिए बड़े से गार्जियन से छोटा बातचीत नहीं कर पाता है, वो खुल के बातचीत नहीं कर पाता है, तो वो वैसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उनके साथ कंफर्टेबल हो। तो वैसे में जदयू किसके साथ कंफर्टेबल है? क्या चिराग पासवान की पार्टी के साथ कंफर्टेबल है, कि जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ कंफर्टेबल है, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ? तो अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो इन तीनों में से किसी के साथ कंफर्टेबल जदयू नहीं है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान का प्रकरण 2020 वाला याद
होगा, तो उससे जदयू कहीं ना कहीं चिंता में रहता है कि क्या एक बार फिर से वही खेल हो जाएगा। जीतन राम मांझी पर जो उन्होंने बयान दिया नीतीश कुमार ने, या फिर उनकी पार्टी को मर्ज कराने की जो बातचीत कही, इस वजह से भी वो कंफर्टेबल में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का भी कमोबेश वही स्थिति हुआ, अंततः उनको जदयू छोड़ के भागना पड़ा। वो जानते थे कि जदयू अगर एनडीए गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन में जाएगी तो संभावनाएं लगभग हमारी समाप्त हो जाएंगी, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अपने शर्तों पर होती है। इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से पाला बदला और अपनी एक पार्टी जो पहले आरएलएसपी थी, उसके बाद अब आरएलएम हो चुकी है। तो ये कंफर्टेबल वाली बात जो है, जदयू सोच रही है कि किसके साथ हम कंफर्टेबल रहेंगे, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है तेजस्वी यादव की किसी पार्टी में, यानी महागठबंधन की किसी साथी पर निगाहें डालना। तो जदयू माले के साथ तो कर नहीं सकता है, माले भी नहीं कर सकता है। अगर माले करेगा भी तो उसे एनडीए गठबंधन में देर सवेर आना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ हो नहीं सकता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी धारा के रूप में दिखती है, तो कांग्रेस आ ही नहीं सकता है। रही बात अगर देखा जाए तो आरजेडी की, तो आरजेडी बिहार में विपक्षी रूप में है, तो ये सारी संभावनाएं समाप्त होती है। लेकिन जदयू के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जदयू कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ अगर बुलाकर उनके साथ गठबंधन कर ले, यानी जदयू अपने साथ एक और साथी को खड़ा कर दे, तो शायद वो कंफर्टेबल वाली बात मुकेश सहनी के साथ लागू हो जाएगी। अब मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री कराएगा कौन? एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मुकेश सहनी को जो उनके द्वारा ऑफर दिए गए थे उसे नकार दिया लोकसभा में, और इस वजह से मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में नहीं आ पाए। तो अब एनडीए गठबंधन में नहीं आ पाए तो वो कैसे आएंगे? क्या दोबारा अगर एनडीए में आते तो बीजेपी उनकी शर्तें मानेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जदयू को क्या है, जदयू ने तुरंत मुकेश सहनी से जाके सब कुछ सेट कर लिया। मंत्री अशोक चौधरी जाते हैं, मुकेश सहनी से बातचीत करते हैं, और मंत्री अशोक चौधरी ये कहते हैं कि हमारी मित्रता तो उनसे पुरानी है, हम उनसे पुराने मित्र रहे हैं, और नीतीश कुमार के तो बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। तो ये सारी बातें कहना कहीं ना कहीं जदयू अपने साथ मुकेश सहनी को जोड़ना चाहती है। और क्यों जोड़ना चाहती है? तो नंबर 1 की पार्टी को बनाना भी है जदयू को। ऐसे में जो उनके साथ लॉकुश समीकरण का एक वोट और 18% मुसलमान का वोट और 9 से 10% अगर मल्लाहों का वोट जोड़ दिया जाए तो ये बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाएगा। और ये सारी परिस्थितियां देख रहा है, और जदयू के साथ स्टैंड लेने वाला कोई ऐसा साथी भी तो चाहिए, और वो साथी मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी की एंट्री अशोक चौधरी अगर एनडीए में करा दें तो ये इनके लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। मान के चलिए जदयू अगर किसी को राज्यसभा अपना नहीं भेजता है, जदयू के अलावा जदयू अपने कोटे से अगर मुकेश सहनी को राज्यसभा भेज दे तो शायद मुकेश सहनी का डील फाइनल हो जाए, और फिर मुकेश सहनी को विधानसभा में कुछ सीटें भी मिल जाएंगी जो उनके मन मुताबिक होगा। तो ऐसे में ये चिंता का विषय तेजस्वी यादव के लिए भी होगा, ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल बाकी जो दल हैं उनके लिए भी हो जाएगा। तो ये सारा वोट बैंक और सारा आंकड़ा अगर जोड़ के देखा जाए तो ऐसे में जदयू को एक बड़ी मजबूती मिल जाएगी। तो मुकेश सहनी ने एक शर्त रखी है कि आप मुझे राज्यसभा भेजिए, हम आपके साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो देखिए संभावनाएं क्या कुछ होती हैं, लेकिन इतना आप तय मानिए कि मुकेश सहनी ने डिमांड अपनी रखी है, और ये पक्की खबर है कि मुकेश सहनी आने वाले वक्त में राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी मुख्य धारा की पार्टी में जोड़ना है। अगर मुकेश सहनी राज्यसभा चले जाएंगे और बिहार में विधानसभा में एक बार फिर से अगर 5 भी सीट वो जीत जाए तो समझिए मुख्य धारा की पार्टी में वीआईपी आ जाएगी। तो ये सारी संभावनाएं लगभग तय हैं। अब बीजेपी से नीतीश को डील करना है। बीजेपी भी देर सवेरे मल्लाहों के वोट बैंक को खींचने के लिए ओके कर ही देगा। तो ये पक्की खबर है कि मुकेश सहनी राज्यसभा जा रहे हैं। इस खबर के लिए ताएं, लेकिन खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।